ठीक है करके। फर्स्ट का थर्ड देखो पहले, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम सच दैट AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ DC, सच दैट AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कितना DC। एक ट्रेपेजियम है, ये AB है, ये कितना है CD है। तो AB जो है वो 3 टाइम्स ऑफ DC है, तो ये अगर x लेंथ का होता तो ये 3x लेंथ का होगा। E divides the line segment AB internally in 2:1. E divides internally in 2:1 ratio. Sorry, हाँ. And F is the midpoint of DC. F is the midpoint of DC. ठीक है? If the position vector of A, B and C are A, B and C respectively, इनके position vector क्या है? A, B और C respectively. बोलो हाँ ना? Then find the vector FE. Find the vector FE. इसमें क्या दिक्कत है? चलो देखो, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका नहीं पता। बताओ डी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाले? डी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाले? सोचो। मान लो अगर कुछ देर के लिए इसका पोजीशन वेक्टर कुछ एक्स वेक्टर होता, मान ले, तो क्या मैं ये वाला वेक्टर लिख सकता हूं सी माइनस एक्स वेक्टर, और इस वेक्टर का ट्राइस करोगे तो ये वाला वेक्टर आएगा। सोचो आराम से, सोचो, ये जो हमने वेक्टर लिखा इसका थ्राइस करोगे तो ये वाला वेक्टर आएगा। तो x वेक्टर कितना आएगा? तो 3c वेक्टर माइनस का 3x वेक्टर इक्वल टू कितना? b माइनस का a। इसको साइड ले जाओ, तो 3c माइनस का b प्लस का a बाय 3, दिस इक्वल टू कितना? x वेक्टर। बोलो आया नहीं चला क्या? अब क्या मैं f के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? f के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताओ? x प्लस सी बाय 2, मिड पॉइंट इन दोनों का। नहीं आ गया? e के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं क्या? बोलो क्या लिखते? सेक्शन फॉर्मूला 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस बाय 3। नहीं आ रहा क्या? हमें निकालना क्या है? एफ ई वेक्टर। तो एफ ई वेक्टर क्या आएगा? दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट। बोलो, तो 2b प्लस a बाय 3 माइनस का x प्लस c बाय 2, और x की वैल्यू छाप दूं तो कितना आएगा? 2b प्लस a बाय 3 माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस का कितना? c। 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस का c, और x कितना आएगा? c माइनस का b बाय 3 प्लस a बाय 3 प्लस c बाय, बोलो, तो 2b बाय 3 और 1/6, तो 2/3, तो 4/6 प्लस 1/6, तो 5/6b, 1/3a माइनस 1/6a, तो प्लस का 1/6a, और c का c प्लस c बाय 2, 3c बाय 2, तो 3c बाय 4। ये तुम्हारा कितना आएगा? ये वेक्टर आएगा। बताओ कुछ कठिन था क्या? क्या हो गया? हाँ दिक्कत है, पूछो। लास्ट में सॉल्व ही तो किया, कैलकुलेशन करी, इसमें तो कुछ भी नहीं किया है। इसमें से घटा नहीं सकते क्या? नहीं है क्या? ये कैलकुलेशन तो कर लोगे ना यार, ये भी बताना पड़ेगा कैसे किया। और बताओ सब्जेक्टिव में, और बताओ फर्स्ट का सेकंड ठीक नहीं कर पा रहे थोड़ा सा। हाँ एक करके फर्स्ट का सेकंड देख लो पहले। फर्स्ट का सेकंड में क्या है? एबीसीडी इज अ पैलोग्राम। दो ABCD इज अ पैलोग्राम, बोलो है ना? पोजीशन वेक्टर ऑफ AC and D or ACD respectively, ACD respectively. E divides the segment AB in
3:2 रेशियो, ई ने इसको डिवाइड किया 3:2 रेशियो में, देन डी ई वेक्टर इज इक्वल टू, डी ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये पूछा गया। देखो सिंपल सी बात, तुम्हें पहले बी वेक्टर निकालना है, बी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालें? क्या एक्स मान लिया, फिर उसके बाद जा रहे हो, फिर देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर कैसा होता, सेम, मानते हो? ये वेक्टर कितना आता, एक्स माइनस का ए, बोला है ना, और ये वेक्टर कितना आता बताओ, सी माइनस का डी। तो x इक्वल टू क्या आएगा बताओ, a प्लस सी माइनस का डी। बोलो आया, नहीं आया क्या? अब e के कोऑर्डिनेट कैसे लिखूं, 3 टाइम्स ऑफ दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस बाय 5, तो e के कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3a प्लस 3c माइनस का 3d, बोलो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस का 2a, प्लस का कितना 2a बाय कितना 5, 3a प्लस 2a 5a बाय a कितना आता a, 3c बाय 5 3c बाय 5 माइनस का 3d बाय 5। आया, हमें निकालना क्या है, डीई वेक्टर, तो डीई वेक्टर क्या आएगा, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो कितना आएगा, a प्लस का 3c बाय 5 माइनस का 3d बाय 5 में से d माइनस कर दे, तो दोस्तों फाइनल आंसर कितना आएगा, a प्लस का 3c बाय 5 माइनस 3 बाय 5 माइनस 1, तो माइनस का 8d बाय 5। नहीं चला क्या, क्या हो गया, इनमें दिक्कत आ रही है क्या? है पक्का नहीं आ रहे, तब बोलो तो कुछ, आगे ना, आगे चले। और सब्जेक्टिव में कौन सा, 13 का बी, 13 के इधर ये 13 क्या है, इफ 3 सक्सेसिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस बी वाला बोले ना, a vector having the same direction that of AB but magnitude of AC। 13 का बी देखना, 13 के बी में इसने क्या कहा, ये जो है वो 3 कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस हैं किसी पैरेललोग्राम के, क्या क्या, -3 -2 0, -3 -2 0, 3 -3 1, 3 -3 1, और कितना 502 502। बोलो दोस्तों, sorry, if 3 successive vertices of parallelogram have position vector this and this, ये A दे दिया है, ये B और ये कितना C। अब क्या बोला भाई ने, a vector having same direction as that of AB, तो एक वेक्टर हमें निकालना है जिसकी डायरेक्शन इसके अलॉन्ग हो, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ AC, मैग्नीट्यूड ऑफ कितना AC। तो पहले तो बताओ AC का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, AC का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, बोलो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 5 और -3 8 का स्क्वायर, बोलो 64। आ रहा है नहीं आ रहा, 0 माइनस -2 कितना आता 4, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4, ये कितना आएगा बताओ, √72। बोलो दोस्तों, ये कितना आएगा 6√2। ऐसे में हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो AB के पैरेलल हो और जिसका मैग्नीट्यूड वो हो, तो AB के पैरेलल वेक्टर, तो AB वेक्टर क्या आएगा, 3 और -3 का 6i, -3 -2 का -6, 1 -0 का +k, तो जो इसके पैरेलल हो और जिसका मैग्नीट्यूड वो हो, तो क्या मैं लिख सकता हूं, इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा वो सोचो 6i -j +k का कुछ लैम्डा टाइम्स होगा, इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर वो कुछ लैम्डा टाइम्स दिस ही तो होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है 6√2, ध्यान देना जैसे मैं क्या कर रहा हूं, तो इसका खुद का अभी मैग्नीट्यूड कितना है √38, तो अगर मैं इसमें √38 से क्या दे दूं डिवाइड, तो अब सोचो इसका मैग्नीट्यूड कितना है,
इसका मैग्नीट्यूड अब कितना है? 1 है ना, बट हमें इसका मैग्नीट्यूड करना कितना है? कितना करना है? चला समझो, देखो अगर मान लो कोई एक वेक्टर होता, लेट्स सपोज 2i प्लस जे प्लस के, हमें इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो। इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो। तो मैं कह रहा हूं पहले इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाओ। तो इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाओगे तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। बट हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कितना? चाहिए कितना? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी एक वेक्टर के पैरेलल हमें एक वेक्टर चाहिए जिसका कुछ गिवन मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बनाओ और जितना भी मैग्नीट्यूड चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दो। लॉजिक आया नहीं? यहां अच्छी बताओ, आया नहीं? यहां समझ गए ना? जैसे इस वेक्टर के एंटी पैरेलल एक वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। इस वेक्टर के एंटी पैरेलल एक वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। क्या करोगे? तो इसका मैग्नीट्यूड पहले 5 कर दूं, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड में क्या कर रहा हूं? 1। फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे? 5 का। बट ध्यान देना, मैंने ये तो पैरेलल आएगा ना, बट हमें कैसे चाहिए? एंटी पैरेलल, यानी मल्टीप्लाई करोगे -5 का। नहीं चला? बोले यार कुछ तो पक्का है? और बताओ, और कौन सा? आवाज नहीं आई तुम्हारी। नहीं, पहले सब्जेक्ट में और कोई डाउट? सातवां सातवां ना? मैंने डॉट प्रोडक्ट बताया था कि पिछली क्लास में? क्या नहीं बताया ना? ये आज पढ़ेंगे अपन, अभी नहीं बनेगा। 7th वाला अपन आज पढ़ेंगे ना? कौन सा? 6th? 6 कहाँ है? The points this are respectively vertices of a right angle triangle. क्या दिक्कत? डिस्टेंसेस निकाल लो ना। पॉइंट पता है तो डिस्टेंसेस मिल जाएंगे। तो a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर आ रहा होगा। समझ गए ना? और बताओ, चलो उस पे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे। ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। चलो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट पे आ जाओ। कौन सा पूछना बताओ? इनके आंसर पीछे दिए हुए हैं, देख लेना एक बार। कौन सा बोले? 7th? सेकंड? हाँ सेकंड देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में सेकंड वाला देखना। पहले क्वेश्चन पढ़ा तुम लोगों ने क्या? बोलो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। ये अपना एक रेगुलर हेक्सागन है ना? इसका सेंटर मान लो कुछ होता सी, है ना? इसका साइड लेंथ कितना दे रखा है? 2। साइड लेंथ कितना है इसका? 2। ठीक है ना? क्या बोला गया है? एक पॉइंट भी हमने लिया, टेकन ऑन द लाइन पैरेलल टू z एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ध्यान दो अच्छे से, हमने एक पॉइंट पी लिया जो इस सेंटर से जो लाइन जा रही है अलोंग z एक्सिस। यहां पर हमने एक पॉइंट पी लिया। हमने पॉइंट पी कहां लिया है? इस सेंटर से z एक्सिस के अलोंग जो लाइन है उस पर हमने एक पॉइंट पी लिया। सोच पा रहे हो? तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या तुम सोच सकते हो? ध्यान दो, समझ? हमें इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जरा सोचो, यहां से यहां जाने के लिए मैं कह रहा हूं x में मेरे को 1 जाना पड़ेगा। x एक्सिस में कितना आना पड़ेगा? 1। y एक्सिस में इतना जाना पड़ेगा और z एक्सिस में कुछ इतना जाना पड़ेगा। समझ आता है? तो x एक्सिस में कितना जाना पड़ा? 1। क्या तुम ये लेंथ बता सकते हो? क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि ये लेंथ अगर 2 है, ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, ये एंगल भी कितना होगा? 60। क्योंकि हेक्सागन है ना, 60 60 60 6 बार 360 होता। तो ये सोचो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ अगर सोचो पूरा 2 है तो ये लेंथ भी तो 2 होगा। और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो क्या हम यह लेंथ बता सकते हैं?
2 sin 60 बोलो कुछ तो ये लेंथ कितना आएगा √3। तो x में कितना जाना पड़ा 1, y में कितना जाना पड़ता √3, z में कुछ जाना पड़ता। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो p का कोऑर्डिनेट आएगा x में 1 गए, y में √3 गए, z में कितना गए नहीं पता, कुछ वेरिएबल के मान लो। ये सोच पाए क्या? अब k निकालने के लिए उसने एक और कंडीशन दी है कि जो p का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो कितना है 3। तो p का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो 0 0 0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 0 0 0 का इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, k माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये तुम्हारा कितना है 3। यहां से k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 5। तो k इक्वल टू क्या था बताओ? प्लस माइनस का √5। तो प्लस का √5 लेंगे कि माइनस का √5? प्लस का √5 लेंगे कि माइनस का √5? देखो उसने लिखा पॉजिटिव z डायरेक्शन में गए, पॉजिटिव z डायरेक्शन में जाओगे तो k कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो k हमारा कितना आएगा? प्लस का √5। तो p पॉइंट कितना आ गया? 1, √3, कितना √5। बट हमें निकालना शायद कुछ और था, हमें AP वेक्टर निकालना है a, और a पॉइंट कितना है 2, 0, 0। तो AP वेक्टर, तो p का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर, p का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर ना। तो दिस माइनस आई प्लस √3j, बोलो प्लस √3j प्लस √5। अच्छा था, नहीं है क्या? ओके, x में कितना, y में कितना, z में कितना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ। आना कुछ तो बोलो भाई, क्या? हाँ, कौन सा पार्ट? यहां से x में 1 यूनिट गए, ये 2 है तो आधा 1 होगा, ये 2 है, ये 60 डिग्री है तो ये 2 sin 60 डिग्री, तो √3 होगा। तो x में 1, y में √3, z में k, 1, √3, k, है ना? और बताओ, बोलो, नहीं क्या तुम लोग मंगना, नहीं क्या तुम लोग मंगना, बोलो तो यार कुछ। हाँ, नहीं क्या, नहीं क्या, क्यों, क्या कहते कल 1 1 करेंगे? चलो, और बताओ, और कोई डाउट? बोलो बेटा, और कोई नहीं? नहीं करे ना, लग रहा है मेरे को, तुमने नहीं करे पुष्पा, क्यों? लो इसका दाई, कैसे करोगे यार फिर ऐसे? चलो, कहाँ तक हो गया था बेटा लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? क्वेश्चन कराए थे अपन, वही है ना? हाँ यार, कल मैं PDF देना भूल गया था, आज मैं देता है ना। चलो आगे चले, अगले लिखना, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, देखना एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, अ वेक्टर along angle bisector of A and B, a vector along angle bisector of A and B, ठीक है।
चलो ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, तो मान लो अगर दो वेक्टर तुम्हें दे रखे हैं ए और बी, तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग हो। तो समझ में हमें कौन सा वेक्टर चाहिए? कुछ ये वाला वेक्टर जो दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग हो। ठीक है, अब इसको फील करने के लिए ऐसे सोचो कि मान लो अगर कोई यहां पॉइंट मास होता होता और इस पे अगर मान लो दो फोर्स लगते, एक ये वाला और एक ये वाला, दो फोर्स अगर इस पॉइंट मास पे लगते, तो इस पॉइंट मास का मूवमेंट किस डायरेक्शन को होता? तो जो इस पॉइंट मास का मूवमेंट सोचो कुछ इधर होता, मानते हो? अगर एक फोर्स ऐसा लगता और एक फोर्स ऐसा लगता, तो इस पॉइंट मास का मूवमेंट किस डायरेक्शन को होता? सोच सकते हो? तो क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि इस पॉइंट मास का मूवमेंट उस डायरेक्शन, उस साइड की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है जिस साइड फोर्स बड़ा है? जरा ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे एक फोर्स ऐसा लगे और एक फोर्स ऐसा लगे और इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये फील कर सकते हो क्या कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सोचो उसकी साइड ज्यादा शिफ्टेड होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये पहले फेल हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स उसकी साइड शिफ्टेड ज्यादा होगा, रिजल्टेंट फोर्स इज शिफ्टेड टुवर्ड्स हायर मैग्नीट्यूड फोर्स। जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा जो हायर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स होता है उसकी साइड ज्यादा टिल्टेड होता है। ये कॉमन सेंस है कि नहीं है? पक्का? तो अगर हमें रिजल्टेंट एग्जैक्टली दोनों के बीच में से ले जाना है तो क्या करूं? अगर मुझे रिजल्टेंट एग्जैक्टली दोनों फोर्सेस के बीच में से ले आना है, ऐसा कब होगा? तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा? सेम। अगर सोचो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट सोचो कंफर्म है दोनों के बीच में से जाएगा। ये लॉजिक आया। अगर हम दो इक्वल फोर्सेस किसी बॉडी पे लगाते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा एग्जैक्टली दोनों फोर्सेस के बीच में से पास करेगा, और एग्जैक्टली दोनों फोर्सेस के बीच में मतलब बेसिकली किस में से? एंगल वेक्टर में से। क्या मैं ले सकता हूं रिजल्टेंट फोर्स is along angle bisector कब? if magnitude of both forces are equal, if magnitude of both forces are equal। पिछला ये लॉजिक है ना यहां। मींस अगर दो इक्वल स्ट्रेंथ वाले वेक्टर को अगर तुम जोड़ोगे तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में से पास होगा। दो इक्वल स्ट्रेंथ वाले वेक्टर अगर हम जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में से पास होगा। समझ में आता है? पक्का? तो अब इस पे आते हैं। तो दो फोर्सेस थे ए और बी, तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग हो। तो क्या मैं दोनों फोर्सेस को अगर डायरेक्टली ऐड कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो दोनों के एग्जैक्टली बीच में से जा रहा होगा? अगर मैं दोनों फोर्सेस को एग्जैक्टली ऐड कर दूं, क्या मैं कह सकता हूं ये फोर्स एग्जैक्टली दोनों के बीच में से जा रहा होगा? क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम है या सेम नहीं है। हमने क्या सीखा? अगर दो इक्वल स्ट्रेंथ के वेक्टर्स को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट एंगल वेक्टर का लॉन्ग आएगा ना। बट अभी जरूरी थोड़ी कि ए और बी इक्वल स्ट्रेंथ के हों या इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। तो क्यों ना मैं पहले दोनों को इक्वल मैग्नीट्यूड का बना लूं,
अब ऐड कर दूं, सोचो अब ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो अब तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कुछ तो बोलो। और चूंकि हमें इसके अलोंग एक वेक्टर चाहिए, तो उसका लेंथ तो कुछ भी हो सकता है, उसका लेंथ कुछ भी हो सकता है। लैम्डा चला या है नहीं यहाँ, तो वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी and in plane of A and B is simply कितना, A वेक्टर बाय मॉड A प्लस B वेक्टर बाय मॉड B का लैम्डा टाइम्स। ये लैम्डा चला, ये लैम्डा क्यों आया, ये लैम्डा क्यों आया, क्योंकि हमें इसके अलोंग एक वेक्टर चाहिए ना। अब अलोंग तो उसका लेंथ तो कुछ भी हो सकता है, उसका लेंथ ये कुछ भी हो सकता है ना, वो कौन एडजस्ट कर देगा, लैम्डा एडजस्ट करेगा। जोर से बोलो क्या, ये नहीं समझ में। अभी हमने देखा अगर दो इक्वल स्ट्रेंथ के अगर वेक्टर होंगे तो दोनों को जब ऐड करोगे तो रिजल्टेंट के बीच में से जाएगा। तो हमें ए और बी के बीच में से एक वेक्टर चाहिए था, तो मैंने कहा दोनों को यूनिट वेक्टर बनाओ और ऐड कर दो। तो अब दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, जोड़ोगे तो एंगल बाइसेक्टर का लॉन्ग ही तो वेक्टर देगा ये। चला ना समझ में आए तो सब लोग रट लेते हैं, तुम भी चाहो तो सीधा रिजल्ट को याद रख सकते हो। ए और बी के एंगल बाइसेक्टर का लॉन्ग वाला वेक्टर डायरेक्टली क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर मॉड ए बी वेक्टर बाय मॉड बी, और इसी को हम लोग लैम्डा टाइम्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर ये भी लिख सकते हो। नहीं है क्या, कुछ तो बोले यार। हमें इसके अलोंग चाहिए था ना, अब इसके अलोंग लेंथ ये कुछ भी हो सकता है, तो लैम्डा का चेंज करोगे तो इस वेक्टर का लेंथ बदलता रहेगा, क्योंकि लेंथ तो हमने फिक्स नहीं करी ना, लेंथ तो कुछ भी हो सकता है। रहा है जो भी डाउट सब पूछ लेना, ठीक है। आगे चले तो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। मान लग रहा होता फाइंड अ वेक्टर, ठीक है, along angle bisector of along angle bisector of 2i minus j plus 2k and, ठीक है ना, and ठीक है। and I plus 2j plus 2k and of magnitude 5, कैसे करते हैं, find a vector along the angle bisector of these two vector and of magnitude 5। क्वेश्चन में क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, क्वेश्चन आया नहीं यार। हमें एक वेक्टर चाहिए जो इन दोनों वेक्टर्स के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग हो, हमें एक वेक्टर चाहिए जो इन दोनों वेक्टर्स के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग हो और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 5 हो। तो पहले तो बताओ एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग हो, उस वेक्टर को मैं क्या लिखता था,
ये याद होना चाहिए ना, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के एंगल वेक्टर का लॉन्ग हो। देखो अगर तुम्हें लॉजिक ना भी समझ में आए, बस रिजल्ट याद रखो, ठीक है ना। लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, 2i माइनस जे प्लस का 2k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, 3 अंडर रूट ऑफ 9 प्लस इसका यहां से कितना आएगा, i प्लस 2j प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड कितना 3। बोलो कुछ तो। लैम्डा टाइम्स 1/3 तो नीचे आएगा, तो 3a/3 1 माइनस जे प्लस दिस प्लस का j/3, यहां से कितना आएगा 3i प्लस का j प्लस का कितना 4k बाय 3 आया। लैम्डा कैसे निकालू, लैम्डा कैसे निकाले बोलो। देखो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5, तो क्या मैं सीधा लैम्डा 5 रख दूं क्या, हमें एक वेक्टर चाहिए तो इस वेक्टर के पैरेलल हो और जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5 हो, तो क्या करूं, पहले इसको यूनिट वेक्टर बना दे, पहले मैं इसको क्या बनाऊंगा यूनिट वेक्टर, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मॉड से डिवाइड दे दूं। बोलो इसका मॉड कितना आएगा, तो 3i प्लस j प्लस 4k बाय अंडर रूट ऑफ 16 9 25 और 1 26। बोलो ये बनता। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, बट हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कितना 5। बोलो आया। सच्ची बताओ ये आया नहीं आया, क्या लैम्डा सीधा 5 डालते हैं, पहले समझो, पहले इतना समझ में आया कि एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वाला वेक्टर ये होगा, मानते हो। हमें इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5 हो, तो मैंने कहा ये वेक्टर लिखो, इसको यूनिट वेक्टर बनाओ। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इस 5 का मल्टीप्लाई कर दो। ये सोच पाते क्या, जोर से बोलो। 3 से क्या मतलब, सोचो हमें इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, तो 3 क्या कर लेगा, तो जो इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर, कुछ तुम क्या लिखोगे लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस ही तो लिखोगे। नहीं आ रहा, सोचो 3, हमें सोचो इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, तो मैंने कहा वो भी कुछ कुछ दिखने में ऐसा ही होगा, होगा ना। 3 भी तो वैसे भी गायब हो जाएंगे ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमें वैसे भी चेंज करना है। तो पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाया, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं समझो, ऐसे देखो, जैसे i प्लस j/3 है, इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो मैं कह रहा हूं 3 का रोल ही खत्म, क्योंकि इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर यह था। अब इसका मैग्नीट्यूड मेरे को 5 करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाऊंगा, फिर उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या 3 का रूल आया क्या, कुछ नहीं है ना, अभी नहीं आया। पक्का यार, ये छोटे चीजें तुम लोग को सही करनी है। पहला लॉजिक आया, तो दो वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वाला वेक्टर असल में कैसे लिखोगे, बस तुम ये रिजल्ट याद रखो, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए यूनिट कैप प्लस बी यूनिट कैप होता है। अब लैम्डा निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन पक्का क्वेश्चन में दी गई होगी। थोड़ा सा आया, आगे बोल दो, चलो अगला देखें, अगला देखें।
अगला लिखना, अगला कंसेप्ट देखना। ठीक है, तो हमने अभी अभी क्या सीखा कि अगर दो वेक्टर अगर इक्वल स्ट्रेंथ के अगर दो वेक्टर हैं तो उनको अगर हम ऐड करेंगे, उनको अगर हम क्या करेंगे ऐड, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो दोनों से इक्वली इंक्लाइंड होगा। लॉजिक बड़ा सिंपल सा, क्योंकि हमने ये सीखा था कि जो फोर्स ज्यादा होगा रिजल्टेंट उसके साइड ज्यादा शिफ्टेड होगा, बट अगर दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो रिजल्टेंट दोनों से इक्वली इंक्लाइंड होगा। मानते हो? तो अब अगर मान लो क्वेश्चन आता, अ वेक्टर which is equally inclined, which is equally inclined to three vectors, which is equally inclined to three vectors A, B and C। एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इन तीनों वेक्टर के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो। तो दिमाग लगाओ, दो इक्वल स्ट्रेंथ के वेक्टर हम जोड़ते थे तो रिजल्टेंट दोनों के इक्वली इंक्लाइंड होता था। अब हमें तीन वेक्टर के साथ इक्वली इंक्लाइंड एक वेक्टर चाहिए, क्या करूं? तो क्या अगर मैं तीनों को सीधा जोड़ दूं, तीनों को सीधा जोड़ दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो तीनों ए बी सी से इक्वली इंक्लाइंड होंगे? क्या ऐसा हम कह सकते हैं क्या? तो जो अगर तुम तीन फोर्सेस को जोड़ रहे हो, जो तीन फोर्स होते, एक ये बड़ा फोर्स होता, एक ये छोटा फोर्स, एक ये छोटा फोर्स, इन तीनों फोर्सेस को जोड़ोगे तो क्या सोच पा रहे हो कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा? बस ये बात है, जहां ज्यादा बड़ा फोर्स लग रहा होगा रिजल्टेंट उसी का लॉन्ग ही तो होगा। तो जो अगर ये इनफिनिट फोर्स होता तो इन तीनों को जोड़ोगे तो लगभग यही आएगा। इसमें मारा, तो अभी हमें क्या पता है क्या कि ये तीनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं कि नहीं? अगर सोचो ए बड़ा मैग्नीट्यूड का हुआ तो रिजल्टेंट इसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, बट हमें क्या चाहिए? रिजल्टेंट तीनों के साथ बराबर इंक्लाइंड हो। रिजल्टेंट तीनों के साथ बराबर इंक्लाइंड हो, उसके लिए क्या करूं? तीनों को इक्वल स्ट्रेंथ का बनाकर ऐड करें। सोचो जरा, अगर मैं तीनों को इक्वल स्ट्रेंथ का बना दूं फिर ऐड करूं तो रिजल्टेंट तीनों से बराबर इंक्लाइंड होगा। नहीं चला गया? अगर तीनों वेक्टर का स्ट्रेंथ सेम है तो जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? तीनों से इक्वली इंक्लाइंड होता है। समझ में आया? कुछ तो बोलो यार, नहीं है क्या? क्या वो नहीं आ रहा क्या? क्या हो गया? कुछ तो बोलो, क्या हो गया? नहीं है? बोलते क्यों नहीं रहे तुम लोग? हाँ? क्या? अरे कुछ गुलाब जामुन थोड़ी एक और क्या कर रहे हो? बता दो यार एक ही बात। तीन अगर इक्वल स्ट्रेंथ के वेक्टर अगर होंगे उनको जोड़ोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो तीनों से इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो इक्वल स्ट्रेंथ कैसे बनाते हैं? तीनों को यूनिट वेक्टर बना लो। हाँ हाँ हाँ, और क्या? चलो बस बेटा, बात नहीं करो, चिल जाना भाई, पूछ लिया करना, फिर से कह रहा हूं जो चिन्ह सुनना है। अगला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ध्यान देना क्या कहता है, और ध्यान दो, अगर कोई ट्रायंगल है एबीसी, अगर कोई ट्रायंगल है कितना? एबीसी, और इसमें कोई एक एंगल बाइसेक्टर है, लेट्स सपोज ये थीटा, हमारा एक ट्रायंगल एबीसी और इसमें एक एंगल बाइसेक्टर है ये वाला।
तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि एडी एंगल बाइसेक्टर, एडी एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स BC side in same ratio as that of AB is to AC। सिंपल सी भाषा में ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में इसके एडजेसेंट साइड्स होते हैं। मींस अगर ये M:N रेशियो में है तो ये भी M:N रेशियो में ही होंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये दोनों साइड्स होंगे। क्या ए बी और इक्वल नहीं है, रेशियो बराबर है। ये अगर 1:2 रेशियो है तो ये भी 1:2 रेशियो होगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ए लेंथ और ए लेंथ सेम है। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम आएगा। हो सकता है ये 2 हो, ये 4 हो, और ये 4 हो और ये 8 हो, है ना? रेशियो सेम होना है। नहीं चला क्या? इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूं। मान अगर होता इन ट्रायंगल ABC is 1 0 -1, है ना? B is 3 0 -1 and C is -1, 2, 0. Find length of angle bisector AD and length of angle bisector AD, internal angle bisector। चलो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? बोलो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक ट्रायंगल अपना ABC, बोलो, ए के कोऑर्डिनेट पता है 1 0 -1, बी के कोऑर्डिनेट पता है 3 0 -1, सी के कोऑर्डिनेट पता है -1, 2, 0। बोलो है ना? ठीक है। हमें चाहिए लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होता हमें इसका लेंथ चाहिए। कैसे निकाले? कैसे निकाले सोचो। इसका लेंथ हमें निकालना है। बताओ कैसे निकालें? क्या? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। क्या मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं? x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा? तो 4। 0 - 0 का होल स्क्वायर 0, -1 का होल स्क्वायर 0। ये लेंथ तुम्हारा कितना आएगा? तो 2। ये लेंथ में निकाल सकता हूं क्या? 1 - 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा? तो 4। 0 और 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? तो 4। -1 और इसका कितना आएगा? तो 1। ये कितना आएगा? तो √9। तो इन दोनों साइड्स का रेशियो कितना आ गया? 2:3। और अभी अभी हमने क्या सीखा था कि BD:DC रेशियो वही आएगा जो AB:AC का आएगा, जो कि कितना आ चुका है? 2:3।
मतलब पक्का डी ने इस लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड किया होगा। क्या है नहीं आया? क्या मैं डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं? क्या मैं डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं? बोलो सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करो बताओ। 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 बाय 2 + 3 5 पक्का। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 बाय कितना 5। 2 इंटू 0 3 इंटू -1 बाय 5। तो डी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बताओ? 7/5 4/5 -3/5 मानते हो? चलो भाई, बट हमें निकालना तो एडी का लेंथ था, क्या करूं? देखो डी के कोऑर्डिनेट ही मिल गए ना, तो ए के कोऑर्डिनेट पता है, डी के कोऑर्डिनेट पता है, तो सीधा लेंथ निकाल सकते हैं। बोलो कुछ तो कितना आएगा एडी लेंथ? एडी वेक्टर का लेंथ कितना आएगा? दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो 1 - 7/5 कितना आएगा बताओ? 2/5 का होल स्क्वायर। 0 - 4/5 तो कितना आएगा? 4/5 का होल स्क्वायर। और -1 - 3/5 तो 2/5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 4 16 20 और 4 24 24/25 बोलो कुछ तो 2√6/5। बेटा बेटा ये लाइन सेक्शन फॉर्मूला आता नहीं आता? ये तो लगा है mx1 nx2 अपॉन m+n, है ना? आ रहा है ना भाई? देखो चीजें कठिन नहीं है, पर जब जो दिक्कत आ रही है उसको तभी कवर कर लोगे, तो जहां तुमने उसको छोड़ना स्टार्ट किया तो फिर बढ़ते 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 फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो भी समस्या आ रही है बेझिझक पूछ लो अभी। बस उम्मीद है जितने पुराने फॉर्मूले हम पढ़ते जा रहे हैं वो तुम्हारे दिमाग में बैठे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया, दो फॉर्मूले यूज किए तो आने चाहिए हिसाब से, है ना? और ये हमने प्रॉपर्टी का यूज किया कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये दोनों साइड्स होते हैं। समझ में आया? The vector C directed along the internal angle bisector of the angle between this and this with mod C equal to 5√6 find vector C। क्या करोगे? लॉजिक बताओ बस। C वेक्टर इन दोनों वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर का लॉन्ग है। कोई भी वेक्टर अगर दो वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर का लॉन्ग होता है तो उस वेक्टर को कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर प्लस A यूनिट वेक्टर प्लस B यूनिट वेक्टर। लैम्डा टाइम्स A यूनिट वेक्टर, A यूनिट वेक्टर कितना आएगा बताओ? 7i माइनस का 4j माइनस का 4k यूनिट वेक्टर चाहिए। 16 16 32 32 और 49 81 है ना, आएगा ना? बोलो। प्लस B यूनिट वेक्टर, B यूनिट वेक्टर कितना आएगा अपना? माइनस B है, ध्यान देना। माइनस का कितना? 2i माइनस का j प्लस का कितना? 2k बाय कितना? 3। बोलो। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दे तू, 7 माइनस का 6 कितना आएगा? i -4 -3 माइनस का 7 -4 प्लस 6 प्लस का 2। ये चला। अब C का मैग्नीट्यूड मेरे को कितना चाहिए? 5√6। तो क्या करूंगा? i माइनस का 7j प्लस का 2k इसको यूनिट वेक्टर बना दूं। 49 53 54 54 कितना होता है?
54 कितना होगा बताओ, 3√6। ठीक है, तो अभी यूनिट वेक्टर बन चुका है। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कितना, 5√6। √6 से √6 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5/3 टाइम्स i माइनस का 7j प्लस का 2k। कहीं दिक्कत आई हो तो पूछ लो। पूछ लो, कोई दिक्कत क्या? वही तो 4 बार बता चुका हूं अभी तक कि अगर ये वेक्टर है, अब उनको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5√6 करना है, तो पहले इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाया, अब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है, तो इसमें 5√6 का मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए ना? नहीं सोच पा रहे क्या इतना? पक्का चला? कुछ तो बोलो, आगे चले। बेटा कुछ कह देखा, थोड़ा सा लगे। The vector this bisects the angle between C and this, then determine the unit vector along C. अच्छा क्वेश्चन, इस बार डिफरेंस मारा है। इस बार ये कह रहा है कि ये जो वेक्टर है वो इन दोनों की बाइसेक्टर का लॉन्ग लाई कर रहा है, समझ रहा है? तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, लाई कर रहा है इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर का लॉन्ग, और इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, सी यूनिट वेक्टर प्लस 3i प्लस 4j का यूनिट वेक्टर। तक आया? पक्का तक आया नहीं? ये जो वेक्टर था इस बार इन दोनों वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर का लॉन्ग लाई कर रहा था, तो दिस इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ इसका यूनिट वेक्टर प्लस इसका यूनिट वेक्टर। अब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान देना, क्या मैं लैम्डा को नीचे भेज दूं? तो लैम्डा को नीचे भेजूंगा तो माइनस आई प्लस जे माइनस का के लैम्डा बनेगा, और इस 1 लैम्डा को क्या मैं लैम्डा डैश लिख सकता हूं? ये सोचो मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या करा, इस लैम्डा को नीचे भेजा, ये 1 लैम्डा बनता, 1 लैम्डा को एक नया कांस्टेंट मैंने लैम्डा डैश मान लिया। तो सी यूनिट वेक्टर क्या आएगा, सी यूनिट वेक्टर क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो आई का कोफिशिएंट लैम्डा डैश टाइम्स अब कितना आएगा, माइनस का आई प्लस जे माइनस का के माइनस का 3i माइनस का 4j बाय 5। आई पक्का? तो आई का कोफिशिएंट कितना आएगा, आई का कोफिशिएंट माइनस का लैम्डा डैश माइनस का 3/5, जे का कोफिशिएंट कितना आएगा, लैम्डा डैश माइनस का 4/5, और के का कोफिशिएंट कितना आएगा, माइनस का लैम्डा डैश। ये तुम्हारा क्या आ गया, सी यूनिट वेक्टर। अब क्या करूं, लैम्डा डैश कैसे निकालेगा, लैम्डा डैश कैसे निकाले? सोचो, अभी तक हमने एक कंडीशन का यूज नहीं किया है, इस कंडीशन का यूज अभी तक हमने नहीं किया। इसमें से एक कंडीशन है जिसका यूज अभी तक हमने नहीं किया, यूनिट वेक्टर। सी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और अगर सी एक यूनिट वेक्टर है तो सी का मॉड क्या आएगा, सी का मॉड क्या आएगा, 1, और इस वेक्टर का मॉड कैसे लिखोगे, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोलो, तो इसका स्क्वायर लैम्डा डैश प्लस 3/5, नेगेटिव मैंने कॉमन लेके हटा दिया ना, समझ में आ रहा है ना? यहां से कितना आएगा, लैम्डा माइनस का 4/5 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, चला स्क्वायरिंग कर दो,
लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर कितना आएगा 3 लैम्डा स्क्वायर। बोलो लैम्डा का कोएफिशिएंट यहां से कितना आएगा 6/5, यहां से कितना आएगा माइनस का 8/5। कांस्टेंट टर्म 9/25 16/25 25/25 1, और यहां भी कितना था 1, तो 1 से 1 निपटता। बोलो तो कितना आ गया 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा बाय 5 इक्वल टू कितना 0। तो लैम्डा टाइम्स 3 लैम्डा माइनस का 2/5 इक्वल टू कितना 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना 0, लैम्डा इक्वल टू 2/15, लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 2/15। मैं कह रहा हूं लैम्डा 0 नहीं हो सकता, लैम्डा अगर 0 हो गया तो ये तो मर ही जाएगा ना। तो लैम्डा कितना आएगा अपना 2/15। पिछला कुछ नहीं क्या हुआ, लॉजिक समझ में आया क्या 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 मैंने। ये वेक्टर समझ गए, लैम्डा को इधर भेजा, सी वेक्टर निकाला लैम्डा के टर्म में, और लैम्डा निकालने के लिए हमने किसका यूज किया कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया था क्वेश्चन में 1। नहीं आ गया, फिर से बोलो क्या मैग्नीट्यूड 1 कर दिया, कुछ नहीं बोली तो क्या ये स्क्वायरिंग कर दिया और खोला। बोलो बोलो कौन स्टेप नहीं आया पूछो। हाँ क्या सी, ये आई और जे और के कोएफिशिएंट अलग अलग कर लिए ना। आई का कोएफिशिएंट यहां से कितना आएगा माइनस लैम्डा, यहां से कितना आएगा -3/5। हाँ आई का अलग कर लिया, जे का अलग कर लिया, के का अलग कर लिया, अभी तो मॉड्यूलस निकाल पाओगे ना, √a² पे b² पे c²। कुछ तो बोलो। भाई तब तो कर पाओगे ना यार, नहीं कर पाओगे क्या पक्का या नहीं आ रहा क्या। चलो आगे अगला कंसेप्ट देखें। तो तुम ही लोग बताओ। कौन सा भी, ये तो बताया था ABC are 3 mutually perpendicular vectors and a vector which is equally inclined to all 3 vectors। ऐसा वेक्टर जो तीनों वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड हो। अभी हमने सीखा था कि तीनों को अगर इक्वल स्ट्रेंथ का बनाकर अगर ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमेशा इन तीनों से क्या होता है इक्वली इंक्लाइंड होता है। बात किया था ना अभी अपन ने, नहीं आ रहा क्या पक्का। चलो आगे। साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल होगा ये, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है ना। चलो तो क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है जिसके जो साइड्स है, जिसके जो साइड्स है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बाय वेक्टर्स। ध्यान, इस बार हमें पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है, ध्यान, इस बार हमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये पोजीशन वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर होता तो लिखते दीज आर पोजीशन वेक्टर्स। उसने क्या है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज वेक्टर्स। तो इस ट्रायंगल का जो साइड है और इस ट्रायंगल का जो साइड है वो क्या क्या है i माइनस का 2j प्लस 2k, और इसका कितना होता 2i प्लस j प्लस का कितना 2k। बोलो आया नहीं यार, ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है, कुछ तो बोलो।
तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? And the internal angle bisector is, the internal angle bisector is, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो ये बाइसेक्टर हमसे पूछा गया है क्या होगा, कैसे करेंगे? कैसे करें? बिल्कुल सही कहा। तो गौर करना, हमें ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, तो अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन लेट कर लूं, इस पॉइंट को अगर मैं क्या लेट कर लूं, ओरिजिन, तो ये वेक्टर ही तो सोचो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। सोचो जरा, मैंने इस पॉइंट को क्या लेट किया, ओरिजिन, तो ये जो वेक्टर है वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता, और ये जो वेक्टर है वो इस वाले पॉइंट का क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर माने सिंपली क्या, पॉइंट। और अच्छी बात है, ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 9, 3। और ये भी कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 9, ये भी कितना, 3। तो इन दोनों का रेशियो 3:3 मतलब 1:1 है, तो ये भी 1:1 रेशियो होगा। और 1:1 रेशियो माने क्या होता है, मिड पॉइंट। 1:1 रेशियो माने क्या होता है, मिड पॉइंट ही तो होता है। 1 और 2 का मिड पॉइंट 1 + 2 तो कितना आएगा, 3/2। -2 + 1 -1/2, 2 + 2 4/2 आया। और अब हमें क्या निकालना था, एडी वेक्टर निकालना था, तो दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, यही आ जाएगा सीधा सीधा। तो एडी वेक्टर कितना आएगा, 3/2i, 3/2i -1/2 j प्लस का 2k, कौन सा आता है? क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये 2 होगा यहाँ पे, 2 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ 2 होना चाहिए ना। नहीं समझ पा रहे क्या, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, पक्का लाए को बोलो कुछ तो। चलो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ABCD are 4 points in a plane with position vectors A, B, C and D। ये ध्यान देना, इस बार पोजीशन वेक्टर दिया है, such that this thing is equal to 0। अच्छा अभी तुम लोग को नहीं आएगा, मैंने डॉट प्रोडक्ट अभी नहीं होता है ना, अभी नहीं आएगा ये, तो इसको स्किप करते हैं। चलो ये करते हैं, वो अभी डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे उसका बनेगा ना। चलो इस पर आ जाओ बेटा ना, ये काफी सही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। An arc AC of circle subtends a right angle at center O। एक आर्क है AC इस सर्कल का, जो राइट एंगल सबटेंड कर रहा है O पे, राइट एंगल सबटेंड कर रहा है O पे। तो क्या सोच पा रहे हो कि जो आर्क होगा वो क्वार्टर सर्कल होगा, सोचो तभी तो राइट एंगल सबटेंड करेगा, क्वार्टर सर्कल का पार्ट होगा ना ये। The point B divides the arc in 1:2 रेशियो। एक पॉइंट B है जो इस आर्क को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। बताओ अगर ये पॉइंट B इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या मैं ये एंगल बता सकता हूं कितना होगा? क्या बता सकते हो एंगल कितना होगा? 1:2 है ना,
तो एंगल भी तो 1:2 रेशियो में डिवाइड होगा, और टोटल एंगल कितना है 90, तो ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 60। सोच पाए नहीं सोच पाए? ठीक है ना, समझ में? तो 1:2 रेशियो देने का क्या लॉजिक है कि वो हमें इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि ये एंगल 30 होगा और ये एंगल कितना होगा 60 होगा। ज्यादा कठिन हो रहा है क्या? ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर कितना है ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर कितना है बी वेक्टर। हमें क्या चाहिए ओ सी वेक्टर चाहिए, ओ सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी चाहिए। हमें ओ सी वेक्टर चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर ओ सी वेक्टर है। हमें ओ सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी चाहिए। क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है? ठीक है, एक चीज अच्छी बात है कि ये सर्कल है, सर्कल के पार्ट है, तो इसका लेंथ अगर रेडियस आर होगा तो इसका भी लेंथ रेडियस आर होगा, तो इसका भी लेंथ रेडियस आर होगा, मानते हो? अब हमें इन तीनों वेक्टर्स में एक रिलेशन चाहिए, तुम्हारा देखना बड़ा अच्छा लॉजिक है, गौर करो। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यहां से अगर मैं क्या ड्रॉप करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो क्या तुम सोच सकते हो, और इसको मैं नाम दूं पॉइंट डी, इसको अगर मैं पॉइंट क्या नाम दूं डी, तो ओ डी वेक्टर, ओ डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर, ये तुम्हारा ओ बी वेक्टर होगा। सोचो आराम से, ओ डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर ही तो ओ बी वेक्टर होगा, पक्का? अब बस तुम मुझे इतना बता दो कि डी बी वेक्टर को क्या मैं ए वेक्टर के टर्म में लिख सकता हूं? क्या मैं डी बी वेक्टर को ए बी वेक्टर ओ ए वेक्टर के टर्म में लिख सकता हूं? सोचो, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल, बोलो। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी लैम्डा ए वेक्टर होगा, ये भी क्या होगा लैम्डा ए वेक्टर। और सोचो इसका लेंथ कितना था आर, और इसका लेंथ कितना है, ये 60 है, ये आर है, तो इसका लेंथ कितना होगा आर साइन 60। सोचो जरा, तो इसका लेंथ अगर आर है तो इसका लेंथ आर का √3/2 टाइम्स है, और डायरेक्शन दोनों की कैसी है सेम। तो क्या मैं डी बी वेक्टर को लिख सकता हूं √3/2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर? दिमाग लगाओ, ये अगर ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा, और जो मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड का √3/2 टाइम्स है ना। अब ज्यादा हो गया लग रहा है, नहीं है क्या? तो जो इसका मैग्नीट्यूड अगर 5 है, समझो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, ए वेक्टर का लेंथ 5 है, ये मान लो 3 लेंथ का होता, तो इस वेक्टर को मैं क्या लिखता 3a/5, ए का 3/5। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड आर है, इसका आर √3/2 है, तो इस वेक्टर में √3/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो बन रहा है, है क्या? पक्का? क्या तुम ओडी वेक्टर को ओसी के टर्म में लिख सकते हो? क्या हम ओडी वेक्टर को ओसी वेक्टर के टर्म्स में कुछ कह सकते हैं? तो जो ये वेक्टर और ये वेक्टर कैसे हैं पैरेलल, देख सकते हैं। अब इसका लेंथ और इसका लेंथ रेशियो सोच सकते हो, ये आर है, ये आर का cos 60, सोचो जरा, आर का cos 60 तो r/2 लेंथ ही तो होगा, तो ओडी वेक्टर ओसी वेक्टर का जस्ट आधा है, हाफ लेंथ कहते हैं इसके। तो ओडी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, सोच लो जरा, अब तो बिल्कुल नहीं आया होगा। ओडी वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया ओसी का आधा, नहीं
क्या तो हो रहा है क्या? है पक्का? हमें निकालना क्या था? ओसी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और ओ बी वेक्टर क्या था? बी था ना। तो यहां से ओसी वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर माइनस का √3/2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 2 बी वेक्टर माइनस का √3 ए वेक्टर। ठीक है, शुरुआत से समझो हमने क्या क्या किया। ये ए था, ये बी था। हमने पहले इस वेक्टर को समझा कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर होगा, दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। और इस वेक्टर को मैं ए के टर्म में लिख सकता हूं, ए वेक्टर का √3/2 टाइम्स। और इस वेक्टर को मैं इस वेक्टर के टर्म में लिख सकता हूं, इस वेक्टर का 1/2 टाइम्स। इन दोनों को ऐड करके ये कंपेयर कर दिया। तो बोलो यार, सच में आया? ज्यादा हो रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा बताया होगा। चल आगे, आगे। ठीक है, आगे चले। अगले कंसेप्ट पे आते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो पहला फेज वेक्टर से बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। पहला एल्जेब्रा वेक्टर जो हमने देखा, उसमें बेसिकली कोलिनियर, कोप्लेनर, ठीक है ना, कोलिनियर हो गया, कोप्लेनर हो गया, सेंट्रोइड वगैरह, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, ये सारे कंसेप्ट आते हैं जो अपने सीखे, है ना। समझ में आया ना? वो सारे कंसेप्ट आए तो बार बार रिवाइज करो, उनको याद रखो, ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन आता है अपना डॉट प्रोडक्ट। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डॉट प्रोडक्ट या इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी नाम देते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है क्या? बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और इसकी जो वैल्यू आती है वो तुम्हारी कैसे आती है? स्केलर आती है। इसका जो आउटकम आता है या आउटपुट जो आता है वो कैसा आता है? अपना हमेशा एक स्केलर वैल्यू आती है, ठीक है। काफी डॉट प्रोडक्ट तुम लोगों ने कर रखा होगा पहले। चलो, मान लो अगर कोई वेक्टर होता a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, डॉट प्रोडक्ट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो क्या होता है? i का मल्टीप्लाई i से, तो कितना आएगा बताओ? a1 b1। j का मल्टीप्लाई j से कितना आएगा? a2 b2। k का मल्टीप्लाई k से कितना आएगा? a3। बोलो आया नहीं? डॉट प्रोडक्ट लेना आता ना, i का i के साथ मल्टीप्लाई करो, j का j के साथ, k का k के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मान लो होता 2i माइनस j प्लस का कितना? 3k, डॉट प्रोडक्ट माइनस i प्लस 4j प्लस 5k। क्या करोगे? i का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई i के साथ, तो 2 इंटू -1 कितना आएगा? -2। -1 इंटू 4 कितना आएगा? -4। 3 इंटू 5 कितना आएगा? 15। तो 15 माइनस का 6। वैसे में डॉट प्रोडक्ट लेते कैसे हैं? नहीं आ रहा, ठीक है ना। और इसका जो आउटपुट आता है वो समझो एक स्केलर है,
एक स्केलर वैल्यू नंबर है ना, ठीक है ना, ये भी एक नंबर रिटर्न कर रहा है, समझ रहा है? दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो एक स्केलर एक नंबर निकल के आता है, ठीक है। आगे चले, बोलो कुछ तो। चलो आगे लिखते हैं, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये अपना होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा भाई एंगल बिटवीन ए एंड, भाई एंगल बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर्स का डॉट, एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका क्या होता है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। देखो अगर तुम्हें दोनों वेक्टर दिए गए हैं तो सीधा डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है, बट मान लो अगर तुम्हें दोनों वेक्टर नहीं दिए हैं, उनके मॉड दे दिए जाए और उनके बीच में एंगल दे दिया जाए, तो फिर ए डॉट बी हम लोग कुछ ऐसे निकालते हैं। समझ में क्या कर रहा हूं, जैसे दो वेक्टर्स हैं, जैसे दो यूनिट वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, दो यूनिट वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ए डॉट बी क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस 60, कितना आता, माना मैं क्या कह रहा हूं। और इसी फॉर्मूला का यूज करके मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ए डॉट बी वेक्टर बाय कितना, मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ए मॉड बी। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का एकमात्र तरीका, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा जाए तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मान लो अगर क्या होता, थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगा, ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दो वेक्टर्स का डॉट बाय मॉड ए मॉड बी। आ रहा है नहीं आ रहा, जैसा कि मालूम मैंने पूछा होता, कोई भी दो वेक्टर हो, एंगल बिटवीन 2i माइनस ए प्लस के एंड 3i प्लस 4j कितना होगा, इन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, लेट सपोज इनके बीच में एंगल कितना होता, थीटा, तो कॉस थीटा क्या आएगा, ए डॉट बी, दिस डॉट दिस, ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी इन दोनों का डॉट, तो 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, माइनस 1 इंटू 4 कितना आएगा माइनस का 4, 1 और यहां पर के है ही नहीं तो 0 मानेंगे, बोलो मॉड ए, इसका मॉड कितना आएगा बताओ, रूट 6, इसका मॉड कितना आएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ 25, तो कितना आएगा 5, ये कितना आ गया 2 बाय रूट 6। तो जो थीटा आएगा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का, उस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इस कॉस को साइड ले जाऊं, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 बाय 5 रूट 6। तुम्हारा अभी भी बोला जाए दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, सीधा उन दोनों का डॉट बाय मॉड ए मॉड बी, दोनों का डॉट लो और उन दोनों के मॉड से डिवाइड दो। आया पक्का, कुछ तो बोलो।
आगे चलें। जैसे क्वेश्चन था, इफ ABC are three unit vectors, if ABC are three unit vectors, prove that A cap plus B cap plus C cap is equally inclined, is equally inclined with all A, B and C. A, B और C तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। मान लो हमें प्रूव करना है कि A प्लस B प्लस C जो वेक्टर होगा वो इन तीनों से इक्वली इंक्लाइंड होगा। वैसे ही अभी अपन देख चुके हैं कुछ देर पहले, तो ये होता है, बिल्कुल सच बात है। ये देखो यहाँ तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 है। तीन इक्वल स्ट्रेंथ के वेक्टर अगर तुम ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो सोचो इन तीनों से इक्वली इंक्लाइंड होगा। बट इस बार हमें इसको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करें? कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल की बात आए, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात आए, लेट अल्फा बी एंगल बिटवीन A and A plus B plus C. अल्फा बी एंगल बिटवीन A and A plus B plus C. तो बताओ cos अल्फा कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? उन दोनों वेक्टर का डॉट, उन दोनों वेक्टर का डॉट। ओके, मुझे देना चाहिए था ABC are three mutually perpendicular unit vectors. Mutually perpendicular unit vectors. ये ऐड कर देना, सॉरी, है ना? म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है ना? अच्छा, ठीक है ना? तक है? अब थोड़ा सा इधर आना, इस पे दोबारा। ये हमने बात किया था कि cos थीटा कितना होता है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल A डॉट बी बाय मॉड A मॉड B। तो जरा सोचो, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ, अगर थीटा क्या हुआ 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है? cos 90 कितना होता है? 0 होता है ना रे। तो cos 90 अगर 0 होगा तो A डॉट बी क्या आएगा? 0। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में, if two vectors are perpendicular to each other, two vectors are perpendicular to each other, तो क्या होगा? उन दोनों का डॉट क्या होगा? 0। क्या वाइस वर्सा? अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0, तो पक्का उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? 90। बहुत इंपॉर्टेंट। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री पता करने के लिए सिंपली क्या करो, उन दोनों का डॉट चेक करो। अगर वो 0 आ गया तो उनके बीच में एंगल कितना है? 90। आ नहीं आ रहा? जैसा कि मैं तुमसे पूछूं कि i माइनस जे प्लस का 3k 2i प्लस जे प्लस का लैम्डा के, फाइंड लैम्डा such that both are perpendicular, फाइंड लैम्डा such that a is perpendicular to b। बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या करें? क्या लैम्डा होगा ताकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए? परपेंडिकुलर होने के लिए दोनों का डॉट क्या होना पड़ेगा? 0। A डॉट बी शुड बी कितना? 0। A डॉट बी कितना आएगा? 2 माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू कितना? 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 1 बाय, दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होने के लिए सीधा उन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
नहीं चला क्या? सच में? क्या? बोलो कुछ तो। बोनस क्वेश्चन पे दे। अब हमें ये प्रूव करना है, ये निकालना है कि इनके बीच में एंगल क्या होगा। अब क्या? चलो, तो कॉस अल्फा हमने क्या कहा, ए और इसके बीच में एंगल, दिस डॉट दिस बाय मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब गौर करो, ए का ए के साथ डॉट क्या आएगा, मॉड ए का स्क्वायर। ए का ए के साथ डॉट कितना आएगा, मॉड ए का स्क्वायर। पता है नहीं पता? ए का ए के साथ डॉट, दो वेक्टर का डॉट कितना आता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और ए के बीच में एंगल कितना होगा, ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों वेक्टर सेम है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये है क्या? और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ए डॉट ए क्या आएगा, मॉड ए का स्क्वायर। एक के साथ डॉट लोगे तो मॉड ए इंटू कॉस 0 1। यहां से कितना आता, ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, और मॉड ए कितना है 1। ए डॉट बी कितना आता, ए डॉट बी कितना आता 0। ए डॉट सी कितना आता 0। मॉड ए, बोलो मॉड ए तो कितना है 1 इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। था कुछ तो बोलो। कॉस बीटा कितना था, लेट बीटा बी एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। बीटा लेट सपोज इनके बीच में एंगल होता, तो कॉस बीटा कितना था, बोलो कॉस बीटा इक्वल टू दिस डॉट दिस डॉट दिस बाय मॉड बी मॉड ए प्लस बी प्लस सी। बी का ए के साथ डॉट, चूंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 0 आएगा। बी का बी के साथ मॉड बी का स्क्वायर, बी का सी के साथ 0, मॉड बी कितना आएगा 1। शायद दिख रहा हो, दोनों सेम आया, देखो ये और ये सेम ही था। therefore cos अल्फा इज इक्वल टू कितना, cos बीटा, सेम सी के साथ करते तो कितना आता, cos गामा। नहीं आया लग रहा है तो मैं पहले क्वेश्चन था क्या, घर पे आकर ट्राई करना आप एक बार। घर पे आकर ट्राई करना बस, नहीं तो कल मैं बता दूंगा ना। लेक्चर है ना, चौथा है, करेक्ट लेक्चर नंबर, रेडी है ना। ठीक है, क्या करना एक बार, नहीं तो कल मैं बताता हूँ ना, थोड़ा बताया होगा। हाँ एक बार ट्राई तो करो, नहीं तो मैं बताता हूँ, है ना। ठीक है, ठीक है ना। और उससे तुम लोग को एक शीट मिले, उस शीट में कौन कौन से क्वेश्चन करके लाने मैं मार्क कर दूंगा, वो क्वेश्चन करके लाने, ठीक है ना। और होमवर्क थोड़ा करा करो, ठीक है। चलो बेटा, है ना, कल मिलते हैं ना।
और जैसे छुट्टी में रुक जाना, जिसको जो जो डाउट्स हो क्लास के पूछ के जाना, ठीक है बेटा।